सो हे व्हाट्सअप और वेलकम दी बैक दी वेलकम। और चलिए आज हम लोग बायो हैक ख़त्म करते हैं। किसका? ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज का तुरंत बायो हैक हम लोग ख़त्म करेंगे। और ये 5th एडिशन है। आपको याद होना चाहिए कि ये मैं हमेशा जब भी बोलता हूँ तो 5th एडिशन के बारे में ही बात करता हूँ। तो चलिए हम लोग ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को तुरंत। मेरे हिसाब से 30 मिनट्स में मैं इस चैप्टर को ख़त्म करूँगा पूरा, और बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हुए। ऐसा नहीं कि हाँ कोई पॉइंट छूटेगा, सारा पॉइंट कवर है A to Z। देखो, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। ब्रोंकियल, ठीक है, ब्रोंकियल या फिर ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद ब्रीदिंग बाय सिंपल डिफ्यूजन अकर्स इन, सिंपल डिफ्यूजन वाला किस में होता है? स्पॉन्जेस में होता है, सिलेंट्रेट्स में होता है, ठीक है, और किस में? मोलस्का में, ठीक है। सिलेंट्रेट मोलस्का बोल रहा हूँ, फ्लैटवर्म्स में, फ्लैटवर्म्स, ठीक है। अर्थवर्म कैसे करता है? तो मॉइस्ट क्यूटिकल से, मॉइस्ट क्यूटिकल से। इंसेक्ट हैव नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, जिसको तुम क्या कहते हो? ट्रैकियल ट्यूब्स, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकियल ट्यूब्स। गिल्स आर यूज्ड बाय, कौन कौन करते हैं? तो फिशेस करती हैं सबसे पहले। दूसरा कौन करता है? एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड। और तीसरा कौन करता है? मोलस्क। यहीं पे मैं ऊपर में कंफ्यूज हो गया था, मोलस्क, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, ये बैक हो जाता है कभी कभी। फ्रॉग कैन ऑल्सो रेस्पायर थ्रू स्किन, तो यस बिल्कुल ट्रू है। फ्रॉग स्किन से भी रेस्पिरेशन, बहुत सारे चीज़ से रेस्पिरेशन कर सकता है। लंग्स भी होता है इसके पास गिल्स भी होता है। कब? टैडपोल स्टेज में मैं बता चुका हूँ तुमको अपने इसमें, टैडपोल में, ठीक है। और उसके बाद स्किन भी होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन सब कर लेता है। उसके बाद बात करते हैं डायग्रामेटिक व्यू, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं। सबसे पहले ये क्या है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस सबसे ऊपर दिखेगा, उसके नीचे क्या दिखेगा? लैरिंग्स। उसके नीचे क्या दिखेगा तुमको? एपिग्लोटिस, लैरिंग्स, उसके नीचे क्या दिखेगा? ये क्या है बताओ? ट्रैकिया। ट्रैकिया के नीचे तुमको क्या दिखेगा? ये क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे एफ जो तुमको दिख रहा है ना, ये प्लूरल फ्लूइड है। एफ फॉर प्लूरल फ्लूइड, माने तुम देखोगे अगर ABCD ऐसे करते हुए आएगा तो प्लूरल फ्लूइड यहाँ दिखेगा। यहाँ तुमको थोड़ा सा जूम करके अगर मैं दिखा दूँ तो देखो यहाँ बीच से आ रहा है, इसीलिए। फिर इसका देखो ई वाला क्या है तुम्हारा? ई है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। फिर जी क्या है तुम्हारा? ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल। वो भी कौन सा? तो टर्मिनल, टर्मिनल ब्रोंकियोल है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एच क्या है? तो डायाफ्राम। फिर आई क्या है? तो ये तो लंग्स दिख रहा है तुमको। जे क्या है? तो रिब्स दिख रहा है तुमको। और के क्या दिख रहा है तुमको? के दिख रहा है इधर और इधर, 5th थोरैसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड करता है। और ये है क्या? ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। और मोर अगर करेक्ट कहा जाए तो प्राइमरी ब्रोंकाई भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। नेजल चैम्बर ओपन इनटू, 8th क्वेश्चन देखो, नेजल चैम्बर ओपन इनटू, नेजल चैम्बर कहाँ खुलता है? तो बताओ कहाँ खुलता है? फेरिंग्स में। और कौन सा फेरिंग्स में? तो नेजोफेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स एक्स, ठीक है, ये कुछ नहीं है, इसको मिटा दो, नेजोफेरिंग्स। उसके बाद फेरिंग्स ओपन थ्रू डैश इनटू डैश। फेरिंग्स जो होता है ओपन थ्रू, किसके थ्रू ओपन करता है फेरिंग्स? बताओ। फेरिंग्स ओपन थ्रू लैरिंग्स, और इनटू कहाँ? ट्रैकिया में, ट्रैकिया में। फिर डैश इज कॉल्ड साउंड बॉक्स, तो सीधी सी बात है, लैरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स कहते हैं, सबको याद होगा। लैरिंग्स मस्कुलर होता है? नहीं, कार्टिलिजिनस होता है, कार्टिलिजिनस, ठीक है। एपिग्लोटिस जैसा थीन है, एपिग्लोटिस कैसा होता है? थीन होता है, मस्कुलर होता है? नहीं, कार्टिलिजिनस होता है, ठीक है। एपिग्लोटिस प्रिवेंट फूड इनटू कहाँ पे? फूड को कहाँ से जाने से बचाता है? तो लैरिंग्स में जाने से बचाता है, ठीक है, लैरिंग्स में जाने से बचाता है। तभी ना यहाँ पे तुम डायग्राम देखिए, ये एपिग्लोटिस है, ये लैरिंग्स है, ये वाला पार्ट, और ये एपिग्लोटिस है, ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम था तुम्हारा। उसके बाद देखो, ट्रैकिया डिवाइड्स एट कहाँ पे? 5th थोरैसिक वर्टिब्रा पे। नेम द स्ट्रक्चर विच आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलिजिनस रिंग्स, तो कहाँ से स्टार्ट होता है इनकम्प्लीट कार्टिलिजिनस रिंग्स? तो तुम सीधे सीधे बोल सकते हो कि स्टार्ट होता है सबसे पहले ट्रैकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, और इनिशियल ब्रोंकियोल तक, इनिशियल ब्रोंकियोल तक, ब्रोंकियोल तक, इनिशियल ब्रोंकियोल तक। बाकी जो होता है कौन सा? टर्मिनल ब्रोंकियोल, और ये दोनों टर्मिनल ब्रोंकियोल ये सब में नहीं होता है, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंकियोल से खत्म हो जाता है टर्मिनल ब्रोंकियोल, और उसके बाद कौन? एल्वुलाई आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, एल्वुलाई हैव इरेगुलर वॉल,
तो एल्वुलाई के पास इरेगुलर वॉल है तो बिल्कुल है। एल्वुलाई आर वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर तो बिल्कुल है। फिर उसके डैश आर प्रेजेंट बिटवीन टू लेयर्स ऑफ प्लूरा, प्लूरा के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है। तो प्लूरा इज अ सिंगल और डबल लेयर, प्लूरा जो होता है वो सिंगल लेयर होता है कि डबल लेयर होता है, तो डबल लेयर होता है। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ, बताओ हाँ आउटर वाला जो होता है वो किसके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है बताओ ना, तो थोरैसिक चैम्बर से, या फिर मैं बोल सकता हूँ रिब से, जब तुम ऐसे लिखो ना थोरैसिक कैविटी से, थोरैकिक कैविटी से। और प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या है, तो फ्रिक्शन घटाता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है। फिर इसके बाद कंडक्टिंग पार्ट एंड सेट, कंडक्टिंग पार्ट एंड करता है कहाँ पर, टर्मिनल ब्रोंकियोल पर। ये एनसीईआरटी का लाइन है सीधे सीधे कि टर्मिनल ब्रोंकियोल पर, टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है। रेस्पिरेटरी पार्ट इज फॉर्म्ड बाय, रेस्पिरेटरी पार्ट होता है वो फॉर्म्ड किससे फॉर्म्ड होता है रेस्पिरेटरी पार्ट, तो एल्वुलाई और उसके डक्ट से, एल्वुलाई एंड एल्वुलर डक्ट, इससे बनता है कौन, रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डैश पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी पार्ट को तुम और क्या कहते हो, तो एक्सचेंज पार्ट कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का, ठीक है। फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन क्या है, तो ये क्या करता है, मैंने ह्यूमिडिफाई करता है, सबसे पहले तो इंटेक्ट करता है, सबसे लाइन से अगर लिखोगे ना तो बहुत अच्छा क्लियर समझ में आता है। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर करता है, सबसे पहला लाइन। सबसे पहले सांस लेते तो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर कहाँ पर, टू एल्वुलाई, क्योंकि कंडक्टिंग पार्ट है तो पूरा कंडक्टिंग पार्ट का पूछा है। दूसरा उसके बाद क्या करता है, क्लियर करता है, कि नाक वाक में क्या होता है, बाल होता है, तो क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ठीक है। फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल मैं लिख देता हूँ, फ्रॉग हो गया यहाँ पे, FOREIGN, फॉरेन पार्टिकल, ठीक है। तीसरा क्या करता है, ह्यूमिडिफाई करता है, ठीक है, ह्यूमिडिफाई, और क्या, ह्यूमिडिफाई कर देता है। उसके बाद क्या कर देता है, इसको टेम्परेचर, इसको बॉडी टेम्परेचर पे ले आता है, टेम्परेचर घटा के बॉडी टेम्परेचर पे लाता है, बॉडी टेम्परेचर पे लाता है, टेम्परेचर पर ले आता है, ठीक है, टेम्परेचर घटा के बॉडी टेम्परेचर पे लेके आता है, ठीक है। थोरैसिक चैम्बर इज एनाटोमिकली एन एयर टाइट चैम्बर, तो बिल्कुल ट्रू है। थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय डैश, वेंट्रली बाय डैश, लैटरली बाय डैश एंड ऑन द लोअर साइड बाय डैश। तो बताओ, डॉर्सली बाय वेंट्रल कॉलम, पूरा याद होना चाहिए इस लाइन से, मैं पूरा बता चुका हूँ। वेंट्रल कॉलम नहीं जानते हो तो जाके एक बार मेरा वीडियो देखो, मज़ा आ जाएगा तुमको। वेंट्रली बाय स्टर्नम और लैटरली बाय रिब्स, और लोअर साइड बाय डायाफ्राम, डायाफ्राम। मैं बहुत अच्छा इसका ट्रिक बता चुका हूँ, तुम अगर मैं वीडियो नहीं देखे हो ना जाके देखो, ट्रिक में मैंने क्या शानदार तरीके से ऐसे करके कुछ बताया हूँ मैं। ये पीछे में ऐसा दिख रहा है तो ये पीछे वाला साइड होता है वो डॉर्सल होता है, और डॉर्सल में तुम्हारा क्या होता है, वेंट्रल कॉलम हो जाता है, समझे। ऐसे करके बहुत बहुत भयंकर भयंकर ट्रिक है, ठीक है। इसको मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो टाइम बढ़ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। वी कांट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, हम लोग पल्मोनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। क्या ये सच है या फिर गलत, तो बिल्कुल सच है, हम लोग डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली कर सकते हैं। एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ डैश कैविटी विल रिफ्लेक्टेड टू द पल्मोनरी कैविटी। हाँ, तो कोई भी अगर थोरैसिक कैविटी में कोई भी चेंज होता है तो वो पल्मोनरी कैविटी में जाके दिखाई दे देता है। उसके बाद आ जाओ, देख लो कितना जल्दी जल्दी हो रहा है। टाइप 2 एल्वुलर सेल सिक्रीट, देखो ये बाहर का क्वेश्चन है, ये भी मैं तुमको वहाँ पे करा चुका हूँ कि लेसिथिन सिक्रीट करता है। लेसिथिन जो कि क्या करता है, सरफेस टेंशन को घटा देता है, ठीक है। सरफेस टेंशन घट जाता है ना तो क्या होता है, कॉम्पैक्ट स्पेस में पैक हो जाता है, कॉम्पैक्ट कर देता है, जिससे क्या हो जाता है कि पैक इनटू लंग्स। कौन सा है, ये सब सारा पार्ट जो है आराम से लंग्स में जाकर बैठ जाए, इसीलिए लेसिथिन उसमें हेल्प करता है। फिर बात करते हैं इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव और निगेटिव प्रेशर इन लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। देखो इंस्पिरेशन कब होगा, जब लंग्स में प्रेशर ज़्यादा हो कि कम, तो अगर प्रेशर अगर ज़्यादा हुआ तो प्रेशर अगर तुम्हारा मान लो कि ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा, और वॉल्यूम ज़्यादा तो प्रेशर कम। तो हमको क्या चाहिए कि अगर इंस्पिरेशन कराना है तो हमको अंदर का वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, यानी कि प्रेशर कम चाहिए, यानी कि निगेटिव प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। उसके अलावा इंस्पिरेटरी मसल्स दो हैं, कौन कौन सा, एक तो डायाफ्राम एंड दूसरा कौन सा, बताओ कौन सा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल नॉट इंटरनल। इंटरनल वाला दूसरा काम करता है,
कोस्टल मसल। ये रिवीजन के पर्पस से वीडियो है भाई, ठीक है। मसल्स यूज्ड इन नॉर्मल एक्सपीरेशन, नॉर्मल एक्सपीरेशन में मसल कौन सा यूज होता है? कोई मसल नहीं यूज होता है, नॉर्मल ऐसा ही हो जाता है, ठीक है। तो मसल्स यूज्ड इन फोर्सफुल एक्सपायरेशन में कौन सा होता है? फोर्सफुल एक्सपायरेशन कराना है तो हमको क्या क्या करना होगा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का यूज होगा। बताओ किसका यूज होगा? बताओ फोर्सफुल एक्सपीरेशन में कौन सा मसल का यूज होता है? तो एब्डोमिनल मसल का यूज होता है, एब्डोमिनल मसल का, एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियो पोस्टीरियर यानी कि ऊपर पूरा ऐसे जाके, एंटीरियर कहाँ है तुम्हारा? एंटीरियर माने जो होता है तुम्हारा किधर होता है, ये पूछ रहा है कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में कौन करता है और डॉर्सो वेंट्रल में कौन करता है। तो बहुत ही आसान है इसका। एंटीरियर पोस्टीरियर बाय डायाफ्राम यानी ऊपर नीचे कौन, ऊपर नीचे तुम्हारा वॉल्यूम कौन अल्टर करता था? डायाफ्राम। और डॉर्सो वेंट्रल यानी कि साइड वाइज कौन करता है? ऐसे साइड वाइज वो कौन करता है? तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप डैश एंड डैश। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट क्या कर देता है बताओ? तो लिफ्ट अप क्या? रिब्स और स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम, ठीक है। ब्रीदिंग रेट ऑफ हेल्दी ह्यूमन, ब्रीदिंग रेट ऑफ हेल्दी ह्यूमन क्या है बताओ? 12 से 16। वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन एस्टिमेटेड बाय यूजिंग इस क्या बोलते हैं इसको? स्पायरोमीटर। डैश मतलब निगेटिव या पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग अकर्स इन ह्यूमन, तो निगेटिव प्रेशर होता है ह्यूमन में, और फ्रॉग में कैसा होता है? तो पॉजिटिव होता है, ये याद रखना, ठीक है। फ्रॉग भी आ चुका है इसीलिए इसको याद रखना है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड देयर कैपेसिटी, तो इस को डिफाइन करने का कोई नहीं कि यहाँ देखो टीवी क्या होता है? नॉर्मल सांस लेना छोड़ना में क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम होता है। IRV क्या होता है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, यानी कि तुम सांस छोड़ने के बाद मैंने पूरा छोड़ने के बाद तुम्हारे पास कितना सांस बच रहा है वो होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये रेसिडुअल वॉल्यूम है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है, ये फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है, ये वाइटल कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी है। देखो कैपेसिटी जो होता है वो वॉल्यूम से मिलके बना हुआ होता है। तो ये अभी आगे मैं पूरा बताऊंगा, ये 53 से लेकर के 61 तक, ठीक है। 51 में देखो विच वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर बाय स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर किस वॉल्यूम को मेजर नहीं कर पाता है? बताओ बताओ जल्दी, स्पायरोमीटर किस वॉल्यूम को मेजर नहीं कर पाता है? तो स्पायरोमीटर जो है वो तुम्हारा रेसिडुअल जो बचा हुआ वॉल्यूम है उसको कैसे मेजर करेगा? वो तो ना निकल रहा है ना जा रहा है, तो उसको मेजर नहीं कर लेता है। इसलिए इसका ग्राफ जो बनता है ना, ग्राफ भी मैं तुमको वीडियो में बता चुका हूँ कि ग्राफ कुछ ऐसा रहता है कि इसमें ऐसे 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 तुम कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ उसके नीचे जो है ना, यहाँ ये वाला जो होता है ये रेसिडुअल वॉल्यूम वाला पार्ट होता है, तो ये यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं बनता है, इसलिए इसको मेजर नहीं कर पाता, ठीक है। इतना मैं बता दिया तुमको डिटेल में, देखो कितना डिटेल में बताता हूँ। उसका देखो विच कैपेसिटी कांट बी मेजर बाई, कौन सा कैपेसिटी नहीं कर सकते? तो अब जब तुम रेसिडुअल वॉल्यूम कर ही नहीं सकते हो तो तुम या तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी भी नहीं कर पाओगे और टोटल लंग कैपेसिटी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें सारा जुड़ा हुआ रहता है। तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml, याद रखना है। इंस्पिरेटरी वॉल्यूम कितना होता है? IRV 2500 से 3000, 2500 से 3000, मैं बोलता हूँ 2500 से 3000, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है बताओ? 1000 से 1100, 1000 से 1100। रिजर्व वॉल्यूम RV कितना होता है? RV रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? तो ये होता है 1100 से 1200, ठीक है, 1100 से 1200। IC यानी कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या क्या आता है? तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या क्या आता है बताओ? मतलब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में आता है टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या आता है? टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या हो सकता है बताओ? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी तुम ERV प्लस RV कह सकते हो, ERV प्लस क्या RV, यानी कि दोनों रेसिडुअल को जोड़ दिए, या फिर टोटल लंग कैपेसिटी में से, टोटल लंग कैपेसिटी में से तुम ले करके IC को घटा दो, ये भी हो जाएगा FRC। यानी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बचता कितना है? फोर्सफुल सांस छोड़ने के बाद तुम्हारे पास कितना सांस बच रहा है वो, ठीक है। आ जाओ, इट इज़ अप्रॉक्स कितना ml होता है? तो 2100 से 3000, 2100 से लगभग 2100 से 2300 होता है। कैसे होता है बताओ ना? तो इसको तुम बोल सकते हैं ना, ERV कितना होता है? 1000 से 1100 होता है, 1000 से 1100 होता है ERV, और प्लस तुम इसमें RV जोड़ दो, कितना है? 1100 से 1200, इसको जोड़ दोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? 2100 आया, और 2100 से लेकर के 2300 आ गया, इसलिए आ गया।
वाइटल कैपेसिटी इंक्लूड, वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, तो ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, यानी कि फोर्सफुल सांस छोड़ने के बाद तुम कितना सांस ले सकते हो, यानी कि पूरा सांस छोड़ दिए, पूरा सांस छोड़ने के बाद तुम कितना सांस लोगे। तो सबसे पहले जो सांस तुम छोड़े हो पहले वो ले लिए, यानी ERV ले लिए, फिर नॉर्मल जो 500 ml हम टाइडल वॉल्यूम लेते हैं वो ले लिए, और फिर फोर्सफुल इंस्पिरेशन जो करते हैं वो IRV वो ले लिए, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी की मैं अगर बात करूँ तो इसमें क्या आ जाएगा, जितना वॉल्यूम सब जोड़ दो, IRV प्लस RV प्लस ERV प्लस TV सब जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी, जो कि इक्वल होता है 6000 ml के। और इसको तुम उस वाले वीडियो में मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि ये सबको अलग अलग करके कैसे कर लेते हैं, ठीक है। तो बताया हुआ है, तो अब दोबारा नहीं बताऊँगा क्योंकि टाइम कम है। उसके बाद देखो डायग्राम, ये डायग्राम ऑफ A से G तक दिया हुआ है, इसको बताओ सबसे पहले A से G तक क्या है। ये वाला तो सबसे पहले तुमको दिख रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। B वाला क्या है, किस चीज़ का सेल है बताओ ना, B वाला किस चीज़ का सेल है, तो एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, एंडोथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। C वाला क्या है, RBC है, सीधे दिख रहा है पोपट। D वाला क्या है, ये ब्लड कैपिलरी दिखाता है, ठीक है, ये याद रखना है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। और ये E क्या है, ई एल्वुलाई का जो है ना, ये एल्वुलाई का तुम्हारा ये है, माने कि E वाला जो है ना तुम्हारा स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, मैं कह सकता हूँ उसको कि स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई। G वाला क्या है, तो एयर है भाई, सीधे सीधे G तो तुमको पता चल ही रहा है कि एयर आता जाता है, और क्या आता जाता है। और F क्या है, F एल्वुलाई है ना, या फिर एल्वुलर कैविटी बोल सकते हैं, एल्वुलर कैविटी, ठीक है। उसके बाद देखो डैश आर द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन होता है प्राइमरी साइट, तो एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्वुलाई आर द प्राइमरी, एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज अफेक्टेड बाई, किसके वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, दूसरा किस चीज़ की वजह से, तो अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस और थिकनेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस यानी कि कितना घुल रहा है, और तीसरा थिकनेस की वजह से, अगर थिकनेस बढ़ गया उसके ऊपर तो उसकी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन इफेक्ट होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एल्वुलाई, एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एल्वुलाई 104 होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वुलाई कितना होता है, 40 होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना होता है, 40 होता है। उसके बाद आगे आ जाओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 होता है। O2 में टिश्यू में कितना होता है, 95 होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कितना होता है, 45 होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, 95 होता है, ठीक है। उसके बाद देखो एक सेकेंड, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ये टिश्यू यानी, अरे सॉरी 69 वाला गलत हो गया, इसमें क्या होगा, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि टिश्यू का बात हो रहा है ना, टिश्यू का बात हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बात नहीं हो रहा है, कन्फ्यूजन हो गया था थोड़ा। और अरे ये क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा ब्लर ही है, PDF क्या नहीं, ब्लर नहीं है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन टिश्यू में कितना होता है, 45 होता है भाई, सीधी सी बात है। टिश्यू में कितना होगा, 45। 73 की मैं बात करता हूँ, तो 73 का डिफरेंस बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एटमॉस्फेयर एंड एल्वुलाई, एटमॉस्फेयर में 159 होता है, एल्वुलाई में 104 होता है, अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 55। ऐसे ही बस क्वेश्चन है कि तुमको आता है कि नहीं। CO2 इन एल्वुलाई और एटमॉस्फेयर, एल्वुलाई में तो CO2 होता है 40 और एटमॉस्फेयर में 0.3, ठीक है, 0.3 माइनस करने पे कितना आएगा, शायद 39.7। उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज डैश टाइम हायर देन O2, 20 से 25 टाइम, ठीक है, 20 से 25 टाइम। और एक और चीज़, अगर CO का बात करें तो 200 से 300 टाइम्स जो होता है ज़्यादा सॉल्युबल होता है देन O2, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 3 लेयर्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन आर, 3 लेयर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का कौन कौन सा होता है, तो अभी जस्ट बताया वहाँ पे 3 लेयर तुमको। सबसे पहले क्या था, थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ क्या, एल्वुलाई, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई। फिर कौन सा आ रहा था, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और फिर कौन सा आ रहा था, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ठीक है। इतना 3 चीज़। टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज लेस देन 1 मिलीमीटर, तो बिल्कुल गलत है, ये मोर देन दिया हुआ है, लेस नहीं होता है, लेस देन 1 मिलीमीटर होता है, तो ये फॉल्स है, लेस देन 1 mm हो जाएगा, ये होता है लेस देन का साइन, ठीक है, लेस देन 1 mm, ठीक है। उसके बाद आ जाओ
ये क्या है, डैश परसेंटेज ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। आरबीसी कितना परसेंटेज O2, तो 97, ये याद ही रखना है सीधे सीधे। डैश परसेंटेज ऑफ O2 इज कैरिड बाय डिजॉल्व्ड स्टेट, 3%। CO2 इज कैरिड एज कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के इस पे करता है, बताओ ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बाय आरबीसी, यानी कि 80 वाला बोल रहा है कि ये करता है कार्बोक्सी, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये कार्बोक्सी लिखा हुआ है इसलिए गलत हो गया, यहाँ कार्ब अमीनो हो जाएगा ना, अगर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, एच बी लिखता हूँ मैं हीमोग्लोबिन को, ठीक है, ये होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ना कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ना CO के लिए होता है, कार्बोक्सी जो होता है ये भी मैं लिख ही देता हूँ, ये होता है CO के लिए, ओके। उसके बाद देखो, डैश परसेंटेज ऑफ CO2 इज कैरिड बाई कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कितना परसेंटेज, तो 20 से 25%, ठीक है, कितना परसेंट, तो 20 से 25%। डैश परसेंटेज ट्रांसपोर्टेड डिजॉल्व स्टेज में कितना, थाला फॉर ए रीजन 7%। 83 के डैश परसेंटेज ऑफ CO2 इज कैरिड एज बाई कार्बोनेट, सबसे ज़्यादा 70%, 70%। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज अ मैक्सिमम 8 ऑक्सीजन, ना मैक्सिमम ऑफ कितना, 4 ऑक्सीजन, ठीक है, इसको फॉल्स लिख दो, और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि 4 Fe रहता है, 4 Fe रहता है, तभी उस 4 Fe जो है 4 को इसके लिए लेके जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन बाइंड टू हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल मैनर की, रिवर्सिबल मैनर बताओ ना, इरिवर्सिबल होगा ना, रिवर्सिबल होगा, बताओ तुम जल्दी बताओ, क्या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, अगर इरिवर्सिबल में होगा तो फिर तो वो टूट के टिश्यू के पास जाएगा ही नहीं, तो इसलिए रिवर्सिबल मैनर। फैक्टर दैट इंटरफेयर O2 डिसोसिएशन कर्व, O2 डिसोसिएशन कर्व को करने वाला फैक्टर कौन कौन सा है जो कि O2 डिसोसिएशन, तो सबसे पहले तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तीसरा H+ का कॉन्सेंट्रेशन, और तीसरा टेम्परेचर, ये चारों चीज़ जो है इफेक्ट करते हैं। विच कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट PO2, तो कौन सा, सिग्मोइड कर्व, सिग्मोइड कर्व तुमको ऑब्टेन होता है अगर तुम ये करते हो तो, ठीक है। क्या करते हो कि अगर तुम उसको प्लॉट करोगे तो यहाँ पे तुमको खुद सीधे सीधे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो है एक एस शेप सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन हुआ है, एस शेप सिग्मोइड कर्व, ठीक है, इसको एस शेप सिग्मोइड कर्व ही कहते हैं। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद मैं बात करता हूँ कंडीशन ऑफ लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट यानी कि ऊपर, अपना हाथ ऐसे लेफ्ट वाला करोगे ना तो ऊपर की तरफ जाता है, अगर अपने दिल के पास रखो और ऐसे करो तो क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने का मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज क्या है, बढ़ गया, ठीक है, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज बढ़ गया, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ ये सब के लिए, इस सब के, ये सब का क्या होगा बताओ ना, PO2 क्या हो जाएगा, PO2 बढ़ जाएगा, अगर उधर गया तो PCO2 घट जाएगा, H+ क्या होगा, घट जाएगा, और टेम्परेचर क्या होगा, घट जाएगा। यही तो लिखना था यहाँ पर आसान भाषा में, क्या लिखना था, सीधे सीधे लिख दो कि PO2 बढ़ जाएगा, PCO2 घट जाएगा, H+ घट जाएगा, टेम्परेचर घट जाएगा। कंडीशन फॉर राइट शिफ्ट में क्या होगा, PO2 घट जाएगा, PCO2 बढ़ जाएगा, क्योंकि राइट में PCO2 बढ़ जाएगा, ऐसे ही H+ भी बढ़ जाएगा, ऐसे बहुत टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ तुम यहाँ पे लिख सकते हो ना, एक चीज़ मैं अभी भूल गया था, यहाँ पर तुम लिख दो कि नोट करके ही लिख दो कि एक और फैक्टर होता है जो इफेक्ट करता है, एक और फैक्टर में, फैक्टर्स में ही लिख दो कि एक और फैक्टर होगा जो इफेक्ट करेगा, वो क्या होता है, डी, मैंने कि क्या बोलते हैं उसको, डाई फॉस्फो, मैंने ऐसे ही कुछ बोलते हैं, DHA मैंने बोलते हैं, DHA बोलते हैं उसको शायद, डाई क्या बोलते हैं उसको, शायद डाई, क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ तो होता है, ग्लिसरिक एसिड, डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ऐसे ही कुछ होता है, डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मुझे जहाँ तक याद है डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, ये भी लिख लो, डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, ये भी होता है, तो इसको इंपॉर्टेंट था। इसका देखो, आइडेंटिफाई एक्स और वाई इन द, ये तो एक्स तो सीधे सीधे PO2 दिख रहा है, और ये परसेंटेज हीमोग्लोबिन सैचुरेशन है, परसेंटेज हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन है, ठीक है, ये तो आसान था, तुमको डायरेक्ट पता चल ही रहा होगा। इसका देखो, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर कितना ml ऑफ ऑक्सीजन, बताओ, हर 100 ml में कितना, 5 ml ऑक्सीजन ही जाता है, बाकी सब रिजर्व हो जाता है, किसके लिए, बाकी सब रिजर्व हो जाता है, यानी कि बाकी सब जितना भी है, बाकी रिमेनिंग जो होता है वो क्या होता है, बोलते हैं रिमेनिंग वाला जो है, क्या बोला था मैं अभी जस्ट, कि 5 ml जो होता है, रिमेनिंग जो होता है वो रिजर्व हो जाता है, रिजर्व फॉर फिजिकल एक्टिविटी,
फिजिकल एक्सरसाइज बोलो सीधे, ये आ चुका है क्वेश्चन, इसीलिए बहुत पहले 1998 के करीब में आया हुआ है, मैंने 1900 से 2000 के बीच में कहीं आया है, ठीक है। द मेजर फैक्टर विच कैन इफेक्ट CO2 एंड हीमोग्लोबिन बाइंडिंग, मेजर फैक्टर जो कि को और इसको इफेक्ट करता है, तो बताओ ना, CO2 और हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग को इफेक्ट करने वाला कौन है भाई? CO2 और हीमोग्लोबिन को कौन कर सकता है? तो सिर्फ PO2 कर सकता है, पप्पा है ये। फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज एब्सेंट इन प्लाज्मा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एब्सेंट होता है प्लाज्मा में? नहीं, माइन्यूट होता है, माइन्यूट। NCERT का लाइन है तो बहुत छोटा सा लिखा हुआ है कि माइन्यूट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भाई कितना स्टार दो ये भी कम है भाई, बहुत, कितना भी स्टार दो बहुत कम है। तो उसके बाद देखो, उसके बाद है कार्बोनिक एनहाइड्रेस कैटेलाइज फॉर्मेशन ऑफ डैश फ्रॉम डैश एंड डैश, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस कैटेलाइज फॉर्मेशन ऑफ क्या चीज़ का फॉर्मेशन कर देता है? तो H2CO3 का, यानी कि क्या, H2CO3 का, फ्रॉम किससे? HCO3, माने CO2 और H2O से HCO3 बना देता है, H2CO3 बना देता है, यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस CO2 और H2O से बना देता है जाकर के H2CO3 बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन एक और क्वेश्चन का, जो कि है एवरी 50 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स डैश ml ऑफ, तो देखो 100 ml से कितना था? 4 ml निकल रहा था, तो 50 ml से कितना निकलेगा? 2 ml, ठीक है। ये था इसका। अब आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज आ जाओ, ख़त्म है बिल्कुल, 118 क्वेश्चन का ख़त्म है भाई। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन डैश पार्ट ऑफ, तो किस पार्ट में? मेड्यूला रीजन में। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है वही प्राइमरली होता है, तो बिल्कुल ट्रू है। तो इसका सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स में कौन सा होता है? नीमोटैक्सिक, और इस डैश विच कैन मॉडरेट द फंक्शन, नीमोटैक्सिक सेंटर होता है, नीमोटैक्सिक सेंटर होता है जो मॉडरेट करता है किस चीज़ का, किसका फंक्शन? तो इसी का, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को रेगुलेट करता है। फिर बात कर लेते हैं हम लोग सिग्नल्स फ्रॉम विच सेंटर रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, सिग्नल जिसके वजह से सेंटर जो है, माने कि ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन घटता है, किसके? नीमोटैक्सिक सेंटर भाई, नीमोटैक्सिक बोल सकते हैं, ठीक है। फिर एक कीमोसेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू डैश एंड इज़ हाईली सेंसिटिव टू डैश एंड डैश, बताओ कौन सा कीमोसेंसिटिव एरिया है जो कि एडजेसेंट है किसके? द कीमोसेंसिटिव एरिया एडजेसेंट टू रिदम सेंटर, हाँ, रिदम सेंटर, ठीक है, सेंटर में बोल सकता हूँ रिदम सेंटर। हाईली सेंसिटिव टू किसके? CO2 और H+ के, CO2 और H+ के हाईली ये होता है, माने जैसे ही तुमको दिखेगा कि हाँ CO2 और H+ बढ़ रहा है, तुरंत ये जाके बोल देगा कि भाई चुगली कर देगा जाके कि भाई बढ़ रहा है, तो तुरंत क्या होगा वहाँ पे? ऑक्सीजनेशन, तो जोर से तुम सांस लेना चालू कर दोगे उसी समय कि अरे घट रहा है, तो तुरंत सांस लो, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोलता है कि रिसेप्टर इन द टिश्यू प्रेजेंट पेरीफेरली लाइक डैश एंड डैश रिकॉग्नाइज CO2 and H+ कॉन्सेंट्रेशन, तो देखो रिसेप्टर इन टिश्यू प्रेजेंट पेरीफेरी लाइक कहाँ पर? एक तो ऑर्टिक आर्क में होता है, ऑर्टिक आर्क ARC, एंड कैरोटिड आर्टरी, ये बताया हुआ है, कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी में होता है ऑर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन प्लेज अ मेजर रोल इन रेगुलेशन, नहीं, ऑक्सीजन का नो रोल होता है, नो रोल, सीधे NCERT में लाइन लिखा हुआ है कि नो रोल इन रेस्पिरेशन, ठीक है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, बताओ इन्फ्लेमेशन हो जाता है किसके कारण? अस्थमा, जैसे ही दिख जाए ना अस्थमा मार दो सीधे, क्या? अगर जैसे ही तुमको दिख जाए ना कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, बस सीधे अस्थमा। रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज इन, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज होगा कहाँ पे? डैश ड्यू टू डैमेज, किसमें? सिगरेट पीने से, किसमें? एम्फाइसेमा में। ड्यू टू डैमेज ऑफ, क्या चीज़ का डैमेज करा देता है? तो एल्वुलाई का करा देता है। एल्वुलाई का क्या होता है? वहाँ पर जाता है बहुत सारा वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू जाके वहाँ पर चिपक जाता है, उसकी वजह से क्या होता है? सरफेस वहाँ का जो होता है मोटा हो जाता है, थिकनेस बढ़ जाता है, इसीलिए उसमें यही बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कि एम्फाइसेमा एक्यूट है, नहीं क्रोनिक है। उसके बाद देखो क्रोनिक यानी कि आने वाला, एक्यूट यानी कि पैदाइश, यानी तुम पैदा ही हुए उसको लेकर, तो ऐसा नहीं होता है तुम बाद में सिगरेट पी के अपना ख़राब करते हो, वो है। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ अस्थमा इज सिगरेट स्मोकिंग, बिल्कुल अस्थमा लिख रहा है भाई, फॉल्स, एम्फाइसेमा का है, अभी क्या हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है, किसका? एम्फाइसेमा में, ठीक है। फिर देखो फाइब्रोसिस अकर्स इन विच रेस्पिरेटर, तो देखो फाइब्रोसिस होता है ना तुम्हारा इसमें, जिसमें वर्कर काम करने जाते हैं ना, किस में जाते हैं? ऑक्यूपेशनल वाला में, ठीक है,
ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैपन्स टू पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन सिलिका। देखो किस चीज़ में, तो ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग में। हाँ, ग्राइंडिंग और उससे क्या निकलता है, ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग, इसमें क्या धूल निकलता है, और धूल जो होता है जाके तुम्हारा ब्रेकिंग जाके तुम्हारा बैठ जाता है, ठीक है। उसका देखो ORD यानी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैपन्स ड्यू टू फेलियर ऑफ विच सिस्टम ऑफ बॉडी, किस सिस्टम का, तो इम्यून के वजह से क्या होता है, इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ जाके इतना धूल तुम्हारे अंदर घुस गया है ना कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उसका देखो लॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट गिव राइज टू डैश लीडिंग टू डैश, यानी कि लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ डस्ट गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन, क्या फूल जाता है, इन्फ्लेमेशन इन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। उसके बाद देखो वर्कर इन सच इंडस्ट्रीज शुड नॉट वियर, नॉट कैसे, शुड नॉट वियर प्रोटेक्टिव मास्क एंड डस्ट एक्यूमुलेशन इन मास्क कॉजेज फर्दर प्रॉब्लम, ना बिल्कुल फॉल्स है। एग्जाम्पल ऑफ ORDR क्या है बताओ, एक तो फाइब्रोसिस और दूसरा सिलिकोसिस, ये NCERT के तुम्हारा वहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में जो होता है ना समरी, उसमें फाइब्रोसिस एंड सिलिकोसिस, ठीक है। उसके बाद देखो व्हाट इज़ द रीजन ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस का रीजन क्या है, तो बताओ ना, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वहाँ पे कम हो जाता है। प्रेशर जब कम हो जाएगा तो O2 का जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2 तुमको नहीं मिल पाएगा, और जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2 तुमको नहीं मिल पाएगा तो तुम क्या करोगे, माने कि O2 जो होगा PO2 घट जाएगा, तो उसकी वजह से तुमको सफोकेशन होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखो गैस इज यूज्ड इन इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ अमीनो एसिड, फैटी एसिड एक्सेट्रा। गैस इज यूज्ड मतलब गैस यूज, अच्छा कौन सा गैस यूज होता है इसके लिए, अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन, ऑक्सीजन यूज होता है भाई, सीधे। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज प्राइमरली रिलेटेड टू PO2, ठीक है। डैश कंटेन वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स एंड डैश एज लो, कौन किसके पास होता है, RBC के पास सबसे ज़्यादा होता है, और क्या बोला था, प्लाज्मा में माइन्यूट होता है। उसके बाद देखो डैश रिफ्लेक्स प्रिवेंट ओवर एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, किसका, कौन सा रिफ्लेक्स, तो ये तो एक रिफ्लेक्स होता है जिसका तुमको याद ही रखना होगा, जिसको बोलते हैं हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। नंबर ऑफ एल्वुलाई इन वन लंग, एक लंग में होता है 150 मिलियन एल्वुलाई। और इसी तरह हो चुका है अपना चैप्टर ख़त्म, और आ गया होगा तुमको बिल्कुल ही मज़ा, और मज़ा है तो मज़ा है, बस मज़ा। अब ये जो है ना इस वीडियो को 2-3 बार देखो, मैं बोला था आधा घंटा में मुझे कंप्लीट करना है चाहे कुछ भी हो जाए, आधा घंटा में पूरा निपटा दिया A to Z चैप्टर बायोहैक 5th एडिशन, एकदम लेटेस्ट 5th एडिशन, कोई NCERT का लाइन नहीं छूटा है, जो छूटा है वो मैं खुद तुमको बोल के करवा दिया, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, एंड थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।